तो आपका देखा जाए भाई, संविधान चल रहा था। संविधान में आपको जो आर्टिकल बताया गया था 129, इसके बाद अब आगे आइए 129 के बाद आइए 130। 130 आपका जो अनुच्छेद है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन का मॉडल देखना है, उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ दिया गया है। तो आपका 130 अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित होगा। तो उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित होगा, तो आपका दिल्ली में स्थित होगा। लेकिन भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की आपका राष्ट्रपति के अनुमोदन से आपका और कहीं भी बैठकर काम कर सकता है। यानी कि इसका मतलब कि उच्चतम न्यायालय कहाँ काम करेगा, दिल्ली में। लेकिन जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये राष्ट्रपति के अनुमोदन से कहीं और भी बैठकर काम कर सकते हैं। तो स्थान जब भी आए तो दो चार क्वेश्चन इस पर बना लीजिए स्थान का। आइए, स्थान पर जो क्वेश्चन बनता है वह आपका दो एंगल से बनता है। एक, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस स्थान पर है, तो हेग में। और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का भी मुख्यालय कहाँ है, हेग में। यानी कि नीदरलैंड या हॉलैंड की राजधानी हेग में इन दोनों न्यायालयों का मुख्यालय है। यही क्वेश्चन जे में पूछा जाता है, गलत ना हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूछे या आपका दूसरा पूछे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इन दोनों का मुख्यालय एक ही शहर में है। और वह कहाँ है, हेग में। जीएस में भी आता है और आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी। अब आइए अनुच्छेद 131। ये जो अनुच्छेद पढ़ाया जाएगा, ये प्री में भी, अभी एमपी में भी पिछली बार पूछा गया था और मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका, और नेट में भी बना है। जो लोग नेट देते हैं, 3 बार ये क्वेश्चन अनुच्छेद वाइज केवल रिपीट किया है। जे में कैसे मॉडल बना है, आईएएस में, जीएस में कैसे बना है, नेट में कैसे बना है, और एमपी में क्या इस पर बनाया, ये सब मॉडल हमें देखने हैं। आपका अनुच्छेद 131 में आपका जो प्रावधान किया गया है वह आपका किया गया है ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की किस अनुच्छेद में है, पहला क्वेश्चन। 3 बार नेट में रिपीट किया है, अनुच्छेद गलत न हो, किस अनुच्छेद में, 131 यानी कि 131। ओरिजिनल जुडिक्शन को हिंदी में नाम हमेशा चेंज कर रहा है, प्रारंभिक अधिकारता, आरंभिक अधिकारता या मूल अधिकारता। इसका मतलब ये हुआ, आरंभिक अधिकारिता का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझना है। आरंभिक अधिकारिता का मतलब हुआ कि वह विवाद पहली ही बार में सीधे और सीधे उच्चतम न्यायालय में ही लाया जा सकता है। फिर एक बार इसको समझिए। अगर कहीं दिया गया हो कि इस न्यायालय को इस मामले में ओरिजिनल जुडिक्शन होगा, तो दिमाग अस्थिर करके इसको समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहली ही बार में जो मुकदमा दायर किया जाएगा, इस विषय पर अगर मुकदमा रहेगा तो किस कोर्ट में दायर किया जाएगा, केवल उसी कोर्ट में। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 131 अनुच्छेद में जो बातें हम बताएंगे, अगर उस मामले को लेकर विवाद है तो शुरुआती दौर में मुकदमा कहाँ होगा, पहली बार हाई कोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट नहीं, डायरेक्ट मुकदमा केवल कहाँ किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय। तो तुरंत आपको दिमाग लगाना चाहिए, और वह दिमाग ये लगाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय में तो हम जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत भी जा सकते हैं डायरेक्ट मूल अधिकार में। तो अनुच्छेद 32 और पहले 226 को देखिए, 2 लाइन।
यानी कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे यानी कि सीधे यानी कि डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? उच्चतम न्यायालय। लेकिन देखिए फिर एक बार देखिए इसको, और काफी अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है इंटरव्यू में और प्री में भी। आप ये कहेंगे कि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तब भी तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत। या डायरेक्ट उच्च न्यायालय में जाते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत। तो ये अधिकारता क्या ओरिजिनल जुडिक्शन कहा जाएगा कि नहीं? नहीं। देखिए अगर दो न्यायालयों को किसी विषय पर अधिकारिता हो तो उस अधिकारिता को दूसरा नाम देते हैं कनकरेंट जुरिडिक्शन। कनकरेंट जुरिडिक्शन मतलब समवर्ती अधिकारता। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों के मामलों में आप अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ये अधिकारता कैसी अधिकारता है? तो कनकरेंट है। कनकरेंट मतलब समवर्ती। समवर्ती मतलब कि दो या दो से अधिक न्यायालयों को इस मामले में क्या होती हैं? अधिकार। ये समवर्ती बताइएगा। आइए आपका अनुच्छेद जब भी 131 पढ़िए पहले कोरिलेशन देखिए कि कौन कौन सा अनुच्छेद इसके साथ पढ़ना है। कोरिलेशन में आप पहला पढ़ेंगे अनुच्छेद 131 पढ़ेंगे, फिर आपका 143 पढ़ेंगे, फिर आपका 145 पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले तीन अनुच्छेद तो हम एक साथ पढ़ाएंगे। कौन कौन? 131, 143 और 145, ये अनुच्छेद पढ़ना है। इसके बाद भी आपका कुछ मामले ऐसे हैं, फिर एक बार समझिए, कुछ मामले इसके बावजूद भी ऐसे हैं जो पहली ही बार में यानी कि डायरेक्ट आपका उच्चतम न्यायालय में ही मुकदमा होता है, उच्च न्यायालय और निचले न्यायालयों में नहीं। वो संविधान में कहाँ दिए गए हैं और उनको भी हमें देखना है, लेकिन वह लिस्ट बाद में बनेगी। पहला जो आपका कर्तव्य है कि मूल अधिकारिता का मतलब क्या हुआ और इसे देने का इरादा क्या होता है। ध्यान सब भूमिका देखिए। संघीय या परिसंघीय व्यवस्था वाले देशों में इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ फेडरलिज्म है यानी कि संघ भी है राज्य भी है। तो बताइए भारत में संघ राज्य है कि नहीं है? संघ की सरकार अलग है और राज्य की सरकार क्या है? अलग। तो भारत राज्यों का संघ है। यानी कि संघात्मक व्यवस्था में एक लिखित संविधान होता है। तो भारत में बताते रहिए लिखित संविधान है कि नहीं है, जिसके द्वारा आपका संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है। और ये हो सकता है कि आपका संघ और राज्य में ही किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए, या ये भी हो सकता है कि एक तरफ एक राज्य रहे और दूसरी तरफ दूसरी राज्य, यानी कि यूपी और बिहार में ही कोई क्या हो जाए? विवाद। तो ऐसी दशा में फेडरलिज्म वाले देशों में, संघीय देशों में ये आमतौर पर व्यवस्था होती है कि इस विवाद का निपटारा
जो उस देश का एपेक्स कोर्ट रहता है। एपेक्स कोर्ट मतलब कि सबसे बड़ा न्यायालय। तो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? उच्चतम न्यायालय। तो ऐसे विवादों का निपटारे के लिए जो आपका जुरिडिक्शन दिया जाता है, जो अधिकारता दी जाती है, जो शक्ति दी जाती है, वह उस देश के सबसे बड़े न्यायालय को दी जाती है। और भारतीय संविधान भी अछूता नहीं है, ये शक्ति दी गई है सबसे बड़े न्यायालय को। और किस न्यायालय को? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि ये सब मामले अगर संघ और राज्य का विवाद है या दो राज्यों का विवाद है, तो ये मामला डायरेक्ट और डायरेक्ट यानी कि सीधे कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो आपका ये आप भूमिका बांधेंगे। भूमिका बांधकर आपका पहले जो 3 अनुच्छेद को रिलेट कैसे होते हैं, आपका इसको बताना है। और तब अनुच्छेद 131 बेरक शुरू करना। देखिए, अनुच्छेद 131 ये कहता है, सार रूप से समझिए, बेरक तो हम बताएंगे और उसमें एक दो टेक्निकल बातें आएंगी। जो अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है वह भी हम बताएंगे, लेकिन अभी सामान्य बातें चल रही हैं, अनुच्छेद ज़्यादा नहीं। अनुच्छेद 131 के तहत संघ और राज्य में विवाद या दो राज्यों के बीच विवाद हो तो डायरेक्ट कहाँ मुकदमा होगा? उच्चतम न्यायालय। लेकिन 131 में प्रोविजो है, परंतुक है, जो काफी महत्वपूर्ण है। अगर मामला 131 के परंतुक में आ जाता है या किंतु परंतु में आ जाता है, बताया जाएगा, तो ये मामला उच्चतम न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। तो जब उच्चतम न्यायालय में मुकदमा ही कुछ दशाओं में नहीं हो सकता और कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो कुछ तो संविधान में उपाय होना चाहिए जो ऐसे विवादों का क्या किया जा सके? निपटारा। तो इसके लिए आपका उपाय किया गया है कि जो मामले अनुच्छेद 131 में लास्ट परंतुक दिया गया है उसमें आ जाए, तो उसके लिए भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत एडवाइजरी मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। किससे सलाह मांग सकता है? उच्चतम न्यायालय। तो जब उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह मांगेगा, तो अनुच्छेद 145 बताता है कि कम से कम कितने जज मिलकर सलाह देंगे? 5। कम से कम कितने जज? 5। और उच्चतम न्यायालय, क्वेश्चन आइए, उच्चतम न्यायालय किस मामले में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाउंड है, बाध्य है? सलाह देगा ही, इनकार नहीं कर सकता। बहुत अंदर से क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो आप कहेंगे 131 में आने वाले परंतु के मामले में। अतः इसका मतलब ये हुआ, डिटेल में हम बताएंगे कि अगर 131 पढ़िए तो इसी के साथ दो अनुच्छेद जरूर पढ़िएगा। कौन कौन? आपका 143 और कौन सा अनुच्छेद? 145। अब 131 शुरू करिए और आपका ओरिजिनल जो डिक्शन बेयर एक्ट उठा लीजिए और देखिए बेयर एक्ट में कहाँ आपका लोचा है, और जहाँ लोचा है, गैप है, वहीं से आपका आईएएस में क्वेश्चन बना है, जे में सतर्क रहिएगा। देखिए कई शब्दों को हम तोड़ रहे हैं। अनुच्छेद 131 दिया है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए ये शब्द इसलिए लिखा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में अगर भिन्न जगहों पर कोई प्रावधान है तो उसके अंडर में रहते हुए ही अनुच्छेद 131 काम करेगा। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, यानी कि विवाद कराइए। पहला विवाद किस पर हो गया? किससे हो गया? आपका एक तरफ कौन हो गई? भारत सरकार। और दूसरी तरफ कौन हो गया? या तो एक राज्य या एक से। तो ये पहला विवाद हम बता रहे हैं। दूसरा विवाद देखिए,
विवाद हो गया मैंने भारत सरकार में और एक राज्य में, तब भी सुप्रीम कोर्ट। भारत सरकार एक तरफ और 4-5 राज्य या 10-20 राज्य एक तरफ, तब भी कहा जाएगा मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। अगला देखिए, एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों की सरकार और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद है। तो यानी कि पहला आपका पक्षकार हो गया भारत सरकार और प्लस एक राज्य या एक से अधिक राज्य, और दूसरी तरफ क्या है, या तो एक राज्य है या एक से अधिक राज्य। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ राज्य भारत सरकार के साथ खड़े हैं और कुछ राज्य भारत सरकार के क्या है, विरोध में। तो ये चौथे पॉइंट से गवर्न होगा। दूसरे तीसरा देखिए, दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो तीसरा पॉइंट आ गया कि दो राज्यों के बीच विवाद, यानी कि एक तरफ एक राज्य है और दूसरी तरफ कौन राज्य है, दूसरा। यानी कि एक तरफ आपका उत्तर प्रदेश हो गया और दूसरी तरफ कौन हो गया, बिहार, और दोनों में आपस में क्या हो गया, विवाद। अब विवाद कैसा होना चाहिए अभी बताना बाकी है। आगे देखिए, किसी विवाद में यदि और जहां तक उस डिस्प्यूट में या विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व विस्तार निर्भर है, तो और वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके, तो अपवर्जन करने का मतलब क्या, बाहर करके अन्य न्यायालय को अपवर्जित किया गया है, यानी कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में ये मुकदमा नहीं चलेगा। अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारता होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके बीच विवाद है, पूरा समझिए नए लोग। अब विवाद में पहले ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका यही एक पॉइंट जो है जो अन्य लोगों से आपको अलग करेगा संविधान में, सतर्क रहिएगा। अब देखिए आपका पूछा क्या गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन विवाद उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत नहीं आता। तो ये तो तीनों ऑप्शन में आता ही है। चौथा ऑप्शन देखिए क्या बनेगा। चौथा ऑप्शन हल्का सा भरमाएगा। एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ एक राज्य और उसके साथ कोई प्राइवेट व्यक्ति। तो जैसे ही अगर कोई आम आदमी या कोई निगम या कोई प्राइवेट व्यक्ति या तो भारत सरकार के साथ जुड़ जाए या राज्यों के साथ अटैच हो जाए, तो वह विवाद आरंभिक अधिकारता की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। यही पॉइंट पकड़ना है। 4 ऑप्शन देगा, मैं बता दूं। 3 ऑप्शन तो हम बता ही चुके हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये विवाद आरंभिक या ओरिजिनल जुडिक्शन में आएंगे। लेकिन वहीं एक विवाद पर आपका सतर्क रहना है जो आरंभिक अधिकारता में नहीं आता। वह विवाद कौन है, या तो दे देगा कि भारत सरकार और उसी के साथ कोई व्यक्ति या प्राइवेट व्यक्ति या निगम दे देगा, और दूसरी तरफ राज्य, ये भी नहीं आएगा। यानी कि जैसे ही आपको दिखे कि भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ कोई आम आदमी या कोई कंपनी या कोई प्राइवेट व्यक्ति क्या हो गया है, अटैच, तो वह विवाद 131 से कहाँ चला जाएगा, बाहर। आप जाकर लोअर कोर्ट हाई कोर्ट लड़िए, लेकिन डायरेक्ट कहाँ नहीं पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट। ये भाई कोई समस्या हो तो बताइए। सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये है, न समझ में आया हो तो फिर एक बार हम बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, किस विवाद को लेकर आपका अनुच्छेद 131 के तहत जाया जा सकता है, ला का विवाद,
कि तथ्य का विवाद की दोनों, यानी कि आपका विधि का विवाद कि तथ्य का विवाद की दोनों को लेकर अगला क्वेश्चन ये बना, तो बेरेट क्या लिखता है, विधि या तथ्य की दोनों, चाहे विधि का विवाद हो या तथ्य का। अगला, और विवाद इतना महत्वपूर्ण है, भाई सामान्य विवाद, राजनीतिक विवाद नहीं है, विवाद इतना महत्वपूर्ण है कि अगर उस विवाद का निर्धारण हो जाए तो भारत सरकार या राज्यों का क्या उत्पन्न होता है, तो वह देखिए, अगर उस विवाद का निर्धारण हो जाए तो किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व, यानी कि यह विधिक अधिकार है, ये डिसाइड हो जाएगा, या उसका विस्तार, यानी कि ये जो विधिक अधिकार है किसके पास है, किस सीमा तक है, ये उससे निर्धारित हो जाएगा। तो ऐसी दशा में वह विवाद अन्य न्यायालयों को अपवर्जित किया गया है। अपवर्जित मतलब बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा भारत के जितने न्यायालय हैं, कोई भी न्यायालय इस विवाद में हाथ नहीं डालेगा, यानी कि इस विवाद के बारे में मुकदमा स्वीकार नहीं करेगा। अपवर्जित मतलब क्या, इनको छोड़कर, मैंने अन्य न्यायालयों को छोड़ दिया गया है, तो केवल किसको आरंभिक अधिकारता होगी लास्ट लाइन के अनुसार, तो आपका सुप्रीम कोर्ट को। तो कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो परंतु काफी महत्वपूर्ण है। जब परंतु पढ़िएगा तो मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जब भी प्रोविजो इसका पढ़िए तो दो अनुच्छेद साथ में पढ़ने हैं। कौन कौन से, आपका 143 और दूसरा कौन सा 148। एक बार पहले परंतु बेयर एक्ट समझाया जाए और तब अनुच्छेद 143 निकालिएगा। पहले प्रोविजो समझिए, देखिए, परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा। बार देखिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बेयर एक्ट की भाषा समझने का नए लोग प्रयास करें भाई, क्योंकि बिना बेयर एक्ट की भाषा समझे कुछ आएगा नहीं। इसीलिए हम टीपीए में भी एक एक शब्दों का क्या बता रहे हैं, अर्थ। देखिए, परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार, उक्त अधिकारिता माने ओरिजिनल जुडिक्शन, यानी कि डायरेक्ट कहाँ जाना, सुप्रीम। उक्त अधिकारिता का विस्तार उस डिस्प्यूट पर, उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखित से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले निष्पादित की गई थी, और ऐसे प्रारंभ के पश्चात भी आपका वह संधि या आपका करार या जो बांड भरा गया था वह लागू है। इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझिए भाई, थोड़ा इतिहास बताना पड़ेगा फिर। संविधान के पूर्व, तो संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, यानी कि परंतु आपका जो दिया गया है ये 26 जनवरी 1950 के पहले वाले मामलों के लिए है, बाद वालों के लिए नहीं। पहला नियम देखिए, आपका थोड़ा इतिहास इसका देखिए तब परंतु बताया जाए। देखिए, आप जानते हैं कि जो भारत है वह अंग्रेजों के अधीन था। जब अंग्रेज भारत से जाने लगे तो सबको खुला छोड़ दिए कि जिसकी मर्जी आए जो सो करे, यानी कि जिसकी मर्जी सो करे। तो आपका तमाम रियासतें थी, राजा महाराजा थे। तो ऐसी दशा में सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह सौंपा गया काम कि आप एक काम करिए कि जो भारत है उसकी अखंडता और एकता को देखिए, और छल, बल, कल, यानी कि तीनों अपनाया गया। छल करके, बल का प्रयोग करिए प्रेम से,
लाली पाप दीजिए और भारत के राजा महाराजा रियासतों को भारत में क्या करिए, मिलवाइए। इसके लिए आपका संधियां की गई। एक तो अंग्रेज संधि करके चले गए थे, वह भी संधियां थी, और भारत का एकीकरण करने में 26 जनवरी 1950 के पहले तमाम राज्यों से संधि की गई, करार की गई, वचन दिया गया, प्रसंविदा किया गया, बैठकबाजी हुई। जो प्रेम से मान गया, और नहीं तो बल का प्रयोग करके क्या किया गया, मिला लिया गया। और तब भारत एक दिख रहा है। इसीलिए आपका हमारे पटेल, तो हमारे पटेल, कांग्रेस कहती है हमारे पटेल, तो सपा कहती है हमारे पटेल, तो भाजपा ने कहा कि हमारे पटेल। हम सबसे ऊंची क्या करवा दे रहे हैं गुजरात में, लोहे की मूर्ति बनवा दे रहे हैं, पटेल हमारे हैं। जबकि पटेल जी तो पूरे देश के हैं, किसी पार्टी के थोड़े हैं भाई। पूरे देश का उन्होंने एकीकरण में अहम योगदान दिया, तो किसके हुए, पूरे देश के, भारत के। लेकिन ये चुनाव वाले अपना अपना जानकर और वोट के खातिर आगे बढ़िए। अब ये आपका जब संविधान बनने लगा तो ये प्रावधान किया गया कि अगर, भाई वाइब्रेट कर लीजिए भाई, ये प्रावधान किया गया कि अगर इस संधि को लेकर, करार को लेकर, या जो वचन दिए गए हैं उसको लेकर अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ये विवाद न्यायालय से बाहर निपटाया जाए, न्यायालयों में न लाया जाए। इसीलिए अनुच्छेद 131 का परंतुक बनाया गया कि इस विवाद में किसी भी कोर्ट को अधिकारता नहीं होगी, यानी कि करार की व्याख्या करनी है, वचन को व्याख्या करनी है, संविदा की व्याख्या करनी है, जो कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 के क्या पहले। तो ये सब विवाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो आखिर ये विवाद कहीं नहीं जाएंगे और समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो क्या किया जाए। इसके लिए प्रावधान संविधान में किया गया है, और वह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 143। इसके लिए प्रावधान ये है कि अगर 131 के परंतुक का मामला है तो ऐसी दशा में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 141 के तहत किससे सलाह मांग ले, किससे राय मांग ले, उच्चतम न्यायालय से। और यही एक मामला है जहां उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाउंड है, बाध्य है। यानी कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को क्या देने के लिए बाध्य है, सलाह, इनकार नहीं कर सकता। अब ये है कि ये सलाह राष्ट्रपति माने न माने वो तो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए एक मामले में बाध्य है। और वह कौन सा मामला है, टेक्निकल क्वेश्चन, 131 के परंतुक में आने वाले मामले। जब उच्चतम न्यायालय सलाह देगा तो बताइए कम से कम कितने जज मिलकर सलाह देंगे राष्ट्रपति को, 5। और ये बात आपका किस कह सकते हैं कि अनुच्छेद में बताई गई है। तो एक अगला अनुच्छेद बढ़ जाइए, कौन सा अनुच्छेद है आपका, तो अगला अनुच्छेद आपका है 145। इसके बाद देखिए भाई, कुछ और विवाद हैं, फिर एक बार समझिए, आपका कुछ और विवाद हैं, जो विवाद आपका उच्चतम न्यायालय में सीधे जाते हैं, लेकिन उनका उल्लेख अनुच्छेद आपका कह सकते हैं कि 131 में नहीं दिया गया है। वह विवाद आपका पिछली बार एमपी ने क्वेश्चन बनाया था। अब विवाद देखिए, आपको हम अनुच्छेद बता रहे हैं, अनुच्छेद याद रखिए कौन सा, 71। यानी कि इस पर गौर करिए, संविधान का अनुच्छेद 71 ये बताता है कि अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, ये एमपी में पिछली बार आया, आ सकता है आगे भी, और किसके चुनाव को लेकर विवाद उत्पन्न होता है,
राष्ट्रपति के या किसके, उपराष्ट्रपति। फिर एक बार समझिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर या भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसा ऐसा विवाद कहीं और कोर्ट में नहीं जाएगा, सीधे कहाँ आपका मुकदमा दायर होगा, सुप्रीम हाई कोर्ट ना मार दीजिएगा, कहाँ दायर होगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट। अब यह है कि आपका चुनाव होने के पहले मुकदमा करेंगे कि चुनाव के बाद की दोनों। अगला क्वेश्चन ये बनता है तो कब मुकदमा किया जाएगा, बाद में, पहले नहीं। यानी कि आपका पहले मुकदमा करके चुनाव रुकवा नहीं सकते, चुनाव हो जाने के बाद किया जाएगा। अब कौन चैलेंज करेगा, अब दो प्रत्याशी देखिए, मान लीजिए ए और बी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी थे, ए जीता और बी हार गए हैं, तो बी अनुच्छेद 71 के तहत हाई कोर्ट में नहीं, डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, तो कौन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है चुनाव को, ये भी याद रखिए। या तो प्रत्याशी, प्रत्याशी मतलब यहाँ कौन प्रत्याशी था, बी, या कम से कम 10 मतदाता, रट कर जाइएगा, कम से कम कितने, 10, कम से कम 10 मतदाता, मतदाता मतलब जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं, हम आप नहीं, कम से कम 10 मतदाता या प्रत्याशी। अब आपका न्यायालय विवाद को सुनेगा, विवाद का निपटारा करेगा, और निपटारा जो करेगा उस निपटारे से सभी लोग मानने के लिए क्या होंगे, बात। तो एक तरफ से ये भी देखा जाए तो आरंभिक अधिकारिता में ही आता है, क्योंकि अन्य सभी न्यायालयों को अपवर्जित करके ये मामला भी डायरेक्ट कहाँ पहली बार में ही पहुंचता है, उच्चतम न्यायालय। तो आपका भले मैंने न पूछा हो, लेकिन ये भी 131 के साथ क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। अब आपका कुछ विवाद ऐसे हैं जो आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते, तो उन विवादों को कल पढ़ाया जाएगा। तो आप कल भाई पढ़ कर आइएगा, अनुच्छेद 132, 133, 134 और 134 है। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील हम करवाएंगे और यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक बार बेयर कम से कम पढ़ कर आइए, और कोरिलेशन भी होगा सीपीसी और सीआरपीसी से। तो आप थोड़ा जब भी अपील पढ़िएगा, थोड़ा सीपीसी और सीआरपीसी हल्का हल्का कोरिलेट करके पढ़िएगा,